लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती। जो बीच घात का हिस्सा है इसमें सरस्वती माँ का और जो मूल है जहाँ से हाथ जो हाथ का नीचे का हिस्सा है जहाँ से हमारी कलाई मुड़ती है आगे पीछे स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का निवास है। ब्रह्मा जी कौन है? जिसने इस सृष्टि को बनाया है। आप हम जिसकी वजह से इस धरती पर हैं इस समय है। तो तब कहा गया है तीन लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का निवास हमारे इस हथेली में है, हमारे इस कर में है, हमारे इस हाथ में है। प्रभाते कर दर्शन, इससे कहा है कि प्रातः काल में हाथ के दर्शन करने चाहिए। प्रभात आप कह सकते हैं तो 3 बज रहा है, कहाँ प्रभात का टाइम है? क्या आप श्लोक बता रहे हो? ये प्रभात का मतलब है कि जब जागो तभी सवेरा। जब हमने काम किसी को शुरू किया है, किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो समय है उसके लिए वो प्रभात है। 11 बजे क्लास हुई थी वो प्रभात था। अभी मेरे को एक बात हमने की ये प्रभात है। जो हमने भोजन किया वो उसका प्रभात था। हर समय का प्रभात अलग है। वो रियल प्रभात जो सूर्योदय का समय है वो वास्तव में अलग चीज है। ये भी इसी को प्रभात ही कहते हैं। अभी तो बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं बात चंद्रमा की करूं तो पंडित चंद्रमा की बात कर रहे थे। इससे पहले संगीत सर ने जब आप पूछ रहे थे कि कैसे उसकी दशा की आकलन करें, कुछ और प्रत्यंतर दशा या प्राण दशा या सूक्ष्म दशा तक भी बात चले गई थी, तब उन्होंने कहा था नहीं इसमें लिमिटेशन है, 45 साल की न्यूमरोलॉजी की दशा है। माफ करना मैं न्यूमरोलॉजी नहीं जानता। जैसे ही उन्होंने बात की थी ये दूसरे विधा से भी, ज्योतिष से भी या पामिस्ट्री से भी सिद्ध होती है। ज्योतिष मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं, कोई ऐसा ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानता हो। ज्योतिष की एक बात है कि जब भी ज्योतिष हमारे किसी भी राशि का हो, किसी पोजीशन का हो, अगर लग्न कुंडली में तीसरे, 7वें, 10वें और एकादश भाव में चंद्रमा अगर स्थित होते हैं तो उस जातक को किसी न किसी रूप में सुख, सुविधा, धन, दौलत, संपन्नता, मान, सम्मान सब कुछ मिलता रहता है। सर दोबारा बताइए कौन कौन से जब भी चंद्रमा 3, 7, 10 या एकादश भाव में लग्न कुंडली में स्थित होते हैं तो उस जातक को जीवन पर्यंत कुछ न कुछ मिलता रहता है। कैश में, काइंड में, धन में, दौलत में, संतान में, पराक्रम में, उसकी पोजीशन में, प्रसिद्धि में या और किसी चीज। नंबर सर ये आवाज एक चीज, अब यही चंद्रमा चाहे वह उच्च के हो जाए या नीच के हो जाए, मूल त्रिकोण के हो जाए या स्वराशि के हो जाए, अगर ये चौथे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में स्थित होते हैं जातक की लग्न कुंडली में तो कुछ न कुछ परेशानी देते रहते हैं। माँ से प्यार हो सकता है, पंडित जी ने कहा चौथे भाव में चंद्रमा तो माँ से पूछ के बात करेगा, लेकिन वही जब हम डिटेल में एनालिसिस में पढ़ते हैं कारको भाव नाशाई भी एक उसमें थ्योरी आती है भाव सिद्धांत में, मीन्स जो कारक होकर जो ग्रह उस भाव में बैठता है उस भाव का नाश करता है। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक है, भले ही स्वराशि को कम दिक्कत करेगा लेकिन परेशानी करेगा। अब ज्योतिष में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुहूर्त, कब किस काम को करना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, आज नवरात्र शुरू है, घट स्थापना का जो करते हैं मुहूर्त क्या था, किस समय करना चाहिए, 10 की राशि में, किस राशि में करना चाहिए। 10 की अब नहीं मैं उसको पूछ रहा, टेस्ट ले रहा, तो उसका एक चयन है। इस तरह जो हमारे मुहूर्त है, मुहूर्त अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग लग्न, अलग अलग समय में किया जाता है। लेकिन कोई भी मुहूर्त जब हम अपनाते हैं, देखिए चंद्रमा की बात थी, वो उस समय लग्न में अगर 4, 8, 12 में चंद्रमा है तो वो लग्न त्याज्य है। बाकी सारी चीजें उसको अच्छी मिलती हो, पंचांग शुद्धि उसको भले ही मिलती हो, पंचांग शुद्धि, वार, तिथि, नक्षत्र योग, करण अगर शुद्ध भी मिल रहे हो और लग्न में उस समय लग्न आपको अडॉप्ट किया जाए, उस लग्न में चंद्रमा 4, 8, 12 भाव में है तो वो लग्न त्याज्य है। मीन्स चंद्रमा का इतना प्रभाव है। जो रोज का हम देखते हैं आज मूड बहुत अच्छा है, आज मूड खराब हो गया, या हिंदी के अखबारों में अक्सर दैनिक राशिफल आता है, ये सारी चंद्रमा की ही विशेषता है। चंद्रमा से पता चलता है आपके
3 6 3 7 10 11 भाव में चंद्रमा आ रहा है गोचर का, तो आपके लिए वो दिन अच्छा है। 2.5 दिन लगभग रहते हैं। 4 8 12 में आ रहा है तो पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। और दूसरे पंचम नवम में अगर चंद्रमा आ रहे हैं तो वह सम है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चलिए मैं इसको तो इतना रोकूं सर, 2 मिनट और। अब बात हो रही थी देश काल पात्र की। सर ने बहुत बार कहा, एग्जाम्पल डॉक्टर साहब का दिया, 65 साल की एज है, अगर समय विवाह का निकलता है, क्या हम किस विवाह के लिए बात करें? ये केवल हम ये गूढ़ विद्या अखंड साइंस जो यूज करते हैं इसके ही लिए नहीं, हर चीज के लिए देश काल पात्र परिस्थिति का ध्यान और ज्ञान हमको रखना ही चाहिए, चाहे हम इस विधा को यूज कर रहे हो या किसी और को यूज कर रहे हो। मेरे मित्र बहुत विद्वान नरेश यहाँ पर हैं, वो आपका नाम भी लिया सर कुछ लोगों ने, आपके आने से पहले बैठिए प्लीज, आप बात करेंगे जब नंबर आएगा। तो वो भी ध्यान रखते हैं यस वास्तु में यहाँ रखने से क्या दोष है, कितना दोष है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, वो भी बात की जाती है। तो इसलिए हमको देश काल पात्र तो हमेशा यूज करना ही है। 2 3 4 चीजें जो 1 से 9 नंबर तक का जो बात सर ने बताई, उसके बारे में अगर हम बात करें पामिस्ट्री से, ऑथोरिटेटिव, पहला एक के लिए ऑथोरिटेटिव वर्ड शायद था। पामिस्ट्री से बहुत आसानी से हम देख सकते हैं आपकी डेट एक्यूरेट हो सकती है, 100% गलत हो सकती है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक बहुत सज्जन किसी की कुंडली आई, पढ़े लिखे हैं और सही कहें तो यूपी पीसीएस है। जब वो आए मेरे पास, फोन पे 2 4 बार मैसेज थे, कहते जी हमारी मदर कहती थी कि कुछ दिन के बाद अमावस्या आने वाली थी। अब मैं कौन सी डेट उनकी लूं? कुछ दिन बाद, अभी की बात बता रहा हूँ, ये बात थी जून की, और मैं धर्मशाला में था। वो हिमाचल कैडर के ही पीसीएस हैं। अब मैं एग्जैक्ट क्या टाइम उनको बताऊं। तो समय का ध्यान तो हमारे को होना ही चाहिए। पामिस्ट्री एक ऐसी चीज है, आपका अंगूठा बहुत मजबूत पोजीशन में है, लंबा अंगूठा है। ये जो मंगल के पर्वत हैं, मेरे मित्र शिष्य चलन जानते हैं, ये अगर उभरी हुई स्थिति में है, मंगल की रेखा है, ऑथोरिटेटिव है। सूर्य की उंगली स्ट्रेट है, सूर्य की रेखा है, ऑथोरिटेटिव है। ये आपको बिल्कुल दिख रहा है। ये अंगूठा आपका मोड़ा है, ऊपर से टोपाकार है। अभी आपने सबने बताया कि 9 नंबर वाले की पोजीशन कैसी है, मोटा अंगूठा ऊपर की तरफ टोपाकार है, और बाई चांस छोटा भी हो जाए उससे कभी बहस नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ दो भैया, ठीक है, वो मानेगा नहीं, वो हिंसक हो सकता है। अभी आप अपने हाथ में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, जिस जातक जातिका की उंगलियां छोटी हैं या हथेली छोटी है, उनकी टेंडेंसी जल्दीबाजी करने की है, किसी भी चीज में जल्दीबाजी करेंगे। उंगलियां लंबी हैं, हथेली लंबी है, अगर हम कहें वो रिसर्च ओरिएंटेड है, एक बहुत अच्छा वर्ड है, सर बार बार बता रहे थे। और मैं कहूं कि बहुत ढीला है, बहुत स्लो है, डैम स्लो है, मतलब तो वही है समझाने का। ये आपको प्रैक्टिकल इस तरह से दिखता है। स्किन आप देख सकते हैं, यस देश काल पात्र जो वर्ड था उसका ध्यान रखें। स्किन बहुत सॉफ्ट है। इसमें स्किन की जब हम बात करते हैं, मेल फीमेल का डिफरेंस आप देखना। फीमेल की स्किन कंपैरेटिवली कुछ सॉफ्ट होती है, और अगर हार्ड स्किन है और सॉफ्ट स्किन है तो क्या डिफरेंस है? हार्ड वाला वो फिर अडमेंट है, वो आसानी से बात दूसरे की नहीं सुनता, नहीं मानता या नहीं मानता। सॉफ्ट है, चाहे उसको वर्ड आप एडजस्टेबल कहें या उसको बहुत सोबर कहें, तो वर्ड तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नाखून किसी का बहुत छोटे हैं, देश काल पात्र फिर देखना है। उस जातक जातिका के पीठ में, कमर में, गर्दन में कहीं न कहीं दर्द आ जाता है। अब बच्चा पैदा होते ही नहीं आ रहा है, लेकिन उसके साथ उसको थोड़ा कमर में भी बल्कीनेस आ जाती है। बहुत ज्यादा, एक डॉक्टर आप बीच जाते हैं, बहुत ज्यादा नाखूनों में स्पॉट आ गए, व्हाइट स्पॉट, कहीं न कहीं पेट उसका अपसेट है, पेट की उसकी स्टमक प्रॉब्लम चल रही है। और मेरे ख्याल से पीला रंग तो हर कोई जानता है, अगर नाखूनों में, आंखों में आ जाए, जॉन्डिस की निशानी है। अगर आपके नाखून लाल रंग के हो गए, हथेली में रंग लाल हो गया, गुलाबी रंग बहुत अच्छा माना जाता है, वो डिपेंड करेगा डॉक्टर साहब का, मेरा और जो बिल्कुल यंगस्टर बच्चे हैं, ये पीछे आपके बच्चे बैठे हैं, इसके कलर में तो देश काल पात्र से फर्क आएगा।
सुर्ख लाल आपके हाथ में आ गया, सर के हाथ में आ गया, कहीं ना कहीं आपका बीपी बढ़ रहा है सब। अब इस तरह में डिफरेंस करना होगा। पीला तो जॉइंटिस हर कोई जानता है। व्हाइटनेस आ रही है, डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन है, ब्लड की डेफिशिएंसी है। और ब्लैकनेस आ रहा हो, काला नीलापन आ रहा हो, कहीं न कहीं लंग्स क्लियर नहीं है, और ज्यादा एज हो जाए अस्थमेटिक भी हो सकता है। इस तरह की चीजें, इस तरह की बात हम बहुत देख सकते हैं। अब मैं एक चीज और देख रहा हूं, इमेजिनेशन पावर, 1 नंबर 2 या 3 नंबर में था। चंद्रमा का पर्वत बहुत ज्यादा उठी उभरी हुई स्थिति में हो, उस जातक जातिका की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा है। और उसी में अगर बहुत सारी कटपट आटी छोटी मोटी आड़ी मुड़ी रेखाएं हो तो वो सेंसिटिव भी है, इमोशनल भी है, जल्दी एकदम एग्रेसिव भी हो जाता है, जल्दी एकदम डर भी जाता है, डिप्रेशन भी है। कानून सम्मत सूर्य की रेखा हो, सूर्य पर्वत उभरी पोजीशन में हो, ये जो रिंग फिंगर इसको हम कहते हैं, ये सीधी हो, बड़ी हो, इलीगल काम न करेगा, न सुनेगा, न देखेगा, न करने देगा, बुद्धिमान। बुध की उंगली, सूर्य गुरु की उंगली और दोनों पर्वत उभरी स्थिति में हो, इनमें कोई अशुभता ना हो, तो जातक जातिका विद्वान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कारण ढूंढने वाला, फॉल्ट फाइंडर। हथेली में बहुत सारी छोटी मोटी चिन्ह हो, छोटे मोटे निशान पड़ रहे हो, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो, कहीं स्किन बहुत सॉफ्ट हो, कहीं बहुत हार्ड हो, तो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रहा ना करने। हथेली नॉर्मल पोजीशन में हो, उभरे हुए पर्वत हो, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो जातक सोबर होता है। आध्यात्मिक, गुरु पर्वत और गुरु की उंगली तर्जनी उभरी हुई पोजीशन में हो, सीधी हो, लंबी हो, गुरु मुद्रिका हो, गुरु पे कोई स्वास्तिक का या इस तरह का शुभ चिन्ह हो, कमल का चिन्ह हो, त्रिकोण या वर्ग भी काम करता है, तो वो जातक अपना आध्यात्मिक हो। आशावान, चंद्र पर्वत पर कोई भी दोष ना हो, निर्दोष चंद्र पर्वत हो, तो आशावान हो। अब लास्ट में ज्यादा ना लेके बात करूं, जो 9 नंबर की बात थी, करेजियस या लड़ाकू जो है, शुरू में मैंने बात की, अंगूठा, छोटा अंगूठा, मोटा अंगूठा, ऊपर का हिस्सा स्टबन सा हो, अगर किसी का है तो माफ करना, इनसे बच के रहना चाहिए, मानेगा नहीं आपकी बात। अगर लंबा हो तो कुछ क्वालिटी कम हो जाएंगे, ज्यादा झगड़ा करने में 10-5% कम कर देगा, और छोटा भी हो, ऐसा स्टबन अंगूठा हो, तो वास्तव में उससे बचना चाहिए। ये सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष को मैंने मिला के थोड़ा सा आपका टाइम जो रियल हमारा आज का टॉपिक था उससे हट के लिया। धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद, साधुवाद। फिर कभी